हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे जानकार लोगों से मिलवाते हैं जो कुछ खबरों से आगे की बात बताते हैं, जो कुछ खबरों का जो जो हमारे सामने आती हैं अखबारों में या दूसरे सोर्सेज से, उसके अंदर भी बहुत कुछ समझने की गुंजाइश होती है और ज़्यादा बेहतर गहराई से समझ करके चीज़ें और बेहतर नजर आने दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आगे हो सकता है, ये सारी सारी चीजें इंसान समझने लगता है। इस वक्त जो यूक्रेन जंग है, उसके रिप्रिकॉशंस बहुत मुख्तलिफ किस्म के नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी हाल में मिडिल ईस्ट में जो बाइडन की और व्लादिमीर पुतिन की विजिट थी, उसका भी कहीं ना कहीं असर था उस पर भी। और अब एक नई बात सामने आ रही है, बल्कि नई नहीं कहा जा सकता, पुरानी है, लेकिन उसमें एक तरह से जान पड़ रही है। वो ये कि सेंट्रल एशिया, रूस, उसको कनेक्ट करने के लिए, इंडिया तक पहुंचने के लिए ईरान से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त खास तौर पर रूस के खिलाफ चूंकि सैंक्शंस हैं, उससे बचने का एक रास्ता भी बनता हुआ नजर आ रहा है और उसमें ईरान का इंपॉर्टेंट रोल है। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इराक में क्या कुछ हो रहा है, सियासी उथल पुथल, उस पर बात करेंगे। और जो भी और कुछ वाकयात हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। और शेख मंजूर साहब ने जिंदगी भर बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स को और नेशनल अफेयर्स को बहुत नजदीक से देखा है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। थैंक यू। आप ये बताइए कि ये इस वक्त जब यूक्रेन जंग है और रूस के खिलाफ सैंक्शंस हैं वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से, इसमें ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या ये कहा जाए जो एक बाईपास किस्म का एक रास्ता ईरान के जरिए बन रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी क्या कुछ है नया जिसमें वो एक रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, दुनिया के जो सियासी और सिक्योरिटी हालात हैं, वो तेज़ी से बदल रहे हैं। एक तरफ दुनिया के वो बहुत सारे ममालिक हैं, उनको इक़्तिसादी प्रेशर आ रहा है। यूक्रेन वार ने बहुत सारे इक़्तिसादी जो प्रॉब्लम्स खड़ा कर दिए हैं, ख़ासकर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। अफ्रीका का हाल देखिए, बहुत बुरा हाल है। इसी तरह हर एक कंट्री कोई ना कोई इस सिचुएशन से, खासकर इकोनॉमिक मेस से निकलने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसमें ये जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो मॉस्को को बेसिकली ईरान से मिलाता है और ऑनवर्ड्स उसका जो है लिंक इंडिया के साथ बनता है, ये अहम रोल अदा कर रहा है और आइंदा भी इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। चूंकि वेस्ट ने रशिया पर पाबंदियां लगाई है और उससे बचने के लिए हर उसकी वजह से ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतों में इजाफा हो गया, खासकर गंदम की कीमतों में इजाफा हो गया और हालात ऐसे हो गए कि यूरोप के लिए भी ये अनबियरेबल बन गया है और दूसरी कंट्रीज के लिए ये, और वो अपने नए अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं किस तरीके से वो अपना जो है इकोनॉमिक स्ट्रेस है उसको कम करेंगे। इस सिलसिले में इंडिया ने पहले ही जब यूक्रेन वार शुरू हुआ तो उन्होंने रशिया से अपना जो है ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया। उसके अलावा इस कॉरिडोर का फायदा उठाते हुए जो 7,200 किलोमीटर इट इज पासिंग थ्रू कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आखिर पर ईरान के बॉर्डर पर, और जब ये पहली ट्रेन आ गई हिंदुस्तान के लिए गुड्स लेकर, इसमें तकरीबन 28 कंटेनर्स थे, उसको वहां पर ईरान बॉर्डर पर वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने इसको वेलकम किया। ये एक खुश आइन बात है कि एक लैंड लॉक्ड, जो खासकर सेंट्रल एशिया है, लैंड लॉक्ड कंट्री के लिए एक ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम बन रहा है। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान ने पहले ही चाबहार जो पोर्ट बनाया है, उसका मकसद ही था कि किस तरीके से इंडिया वाया ईरान सेंट्रल एशिया मार्केट में अपना रसूख बढ़ाएगा, खासकर
जो उनके जो ट्रेड और बिजनेस है उसका इस्तेमाल करें। ये कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने से आइंदा इसमें ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। एक्सपोर्ट्स जो है रशिया से है, चाहे सेंट्रल एशिया से, वो ईरान और इंडिया के लिए बढ़ जाएंगे और यहाँ से भी इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो कोशिशें की जा रही थी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए, ये उससे बचने का सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें रुपये और रुबल में ही कारोबार हो रहा है। ये ईरान के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि फोकल पॉइंट इसका जो है ईरान ही है, वही एक ट्रांजिट है। वहां से ही चाहे बंदर अब्बास पोर्ट हो जहां से ये सामान जो है इंडिया भेजा जाएगा, या चाबहार पोर्ट हो इससे सामान, और इससे किसी हद तक ईरान को भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अब हमें चीजों को ना उसको देखना चाहिए, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम इश्यूज इन्वॉल्व है। एक तरफ हम देख रहे हैं जो रशिया, ईरान, इंडिया का ये जो बन रहा है, दूसरी तरफ रशिया चाइना, एक जो पहले नहीं था, जो पहले दो मुल्कों के दरमियान बहुत दूरियां थी, वो खत्म हो गई और दोनों तकरीबन मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं वेस्ट को चैलेंज करने के लिए। वो दूसरा है। तीसरा है इंडियाज रिलेशंस विद अमेरिका एंड वेस्टर्न नेशंस, जिसमें कार्ड का एक रोल है। चौथा जो है, इसमें इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं, अब इतने मल्टी डायमेंशनल इश्यूज है, ये एक इशू पर कंफाइन नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंडिया के भी लिए भी रहेंगे। रशिया को भी इस वक्त जो फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ा है, उसके रूबल में भी डेप्रिसिएशन आई है, उसको भी इससे फायदा होगा। और एज वेल एज ईरान को भी किसी हद तक फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, क्योंकि वो ट्रांजिट रूट तो उसी का है, उसका फायदा होगा। इसके अलावा ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस है, इसको नलिफाई करने की कोशिश हो रही है इससे, कि देखिए आपने लगाया, आपने वहां पर ब्लॉकेड किया, सारा कुछ किया, नहीं दे, लेकिन हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है जो जिस पर वेस्ट का इतना असर नहीं है। ये अच्छा अच्छा फाइनल। अच्छा, शेख साहब, मैं इसी पर आने वाला था। मैं ये समझना चाहता हूं कि ईरान और रूस दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों के खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं और एक तरह से रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर वेस्ट के खिलाफ ये इकट्ठे हो रहे हैं। क्या इंडिया उतना मजबूती से उससे फायदा उठा पाएगा अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए? क्या इंडिया को उनके साथ क्लब करके किसी और नुकसान से तो गुजरना नहीं पड़ेगा? कौन सा फायदा बड़ा है, कौन सा नुकसान बड़ा है? देखिए, अगर हमें देखना है इंडियन व्यू पॉइंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से इट इज प्योरली इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। अगर हम देखेंगे, रिसेंटली फर्स्ट विजिट यूक्रेन वार के बाद पुतिन का रहा है ईरान के, उनके दरमियान एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग भी है। ये इसी पर नहीं है, ये चाहे आप देखिए सीरियन क्राइसिस रहे हैं या ईरानियन न्यूक्लियर इशू रहे हैं, या दोनों कंट्रीज जो है वो यूएस सैंक्शंस या अब वेस्टर्न सैंक्शंस का उनका सफर करना पड़ा, लेकिन प्योरली इसमें ज्यादा इकोनॉमिक कंसिडरेशन है। इसके अलावा भी इंडिया के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ, वो हिस्टोरिकल है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, क्योंकि ईरान ही इंडिया के लिए जो बन रहा है एंट्री गेट फॉर सेंट्रल एशिया, यह बहुत अहम चीज है इंडिया के लिए। इसीलिए इंडिया ने चाहे न्यूक्लियर इशू पर या दूसरे इश्यूज पर हमेशा ईरान का साथ दिया है। हालांकि किसी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज इससे एनॉय भी हो गए, लेकिन वहां पर इंडिया ने अपना जो रवैया है इंडिपेंडेंट रखा है और हमेशा ये कोशिश की कि वो इस मसले पर अपनी एक राय रखे।
हालांकि कई बार वेस्टर्न कंट्रीज उस पर नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने स्टैंड में चेंज नहीं किया। जब भी यूएन के अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई मसला आता था, वो अब्सटेन करते थे। क्योंकि और चाहे वो वाजपेयी जी का जमाना हो, मनमोहन सिंह जी का रिजीम हो, या मोदी जी, उन्होंने भी वहां पर इंडिया को क्लोज नेबर, क्लोज फ्रेंड के तौर पर इस्तेमाल किया है। या अफगानिस्तान के मसले पर हमने देखा ईरान और इंडिया के दरमियान कॉमन अप्रोच है इस मसले पर। वो भी दोनों कंट्रीज ये चाहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पर हो, जिसमें सारे रीजन, तबका, सेक्ट के लोग मौजूद है। उस पर दोनों की एक आइडेंटिकल व्यू है। ये एक बड़ी बात है, वो इसको अपने दायरे में रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमें देखना ये भी है कि इंडिया को दूसरे मसाइल भी, चाइना के साथ उसके है। तो यहाँ पर जब चाइना की बात आती है तो इंडिया जो है वो अमेरिका, वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ मिलके एक उन्होंने चाहे कार्ड बनाया है 4 कंट्रीज का, लेकिन दूसरे कंट्रीज भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की भी ये कोशिश रही है कि वो साइनो इंडियन जो मसाइल है, खासकर बॉर्डर इशू जो है, वो इसको बायलैटरल ही रखना चाहता है। उसको मल्टी इंटरनेशनल बनाने की कोशिश ना वो पसंद करता है, वो चाहता है इसको अपने तरीके से वो डील करे। वो इनकी खारिज उसका एक उनका यानी कि व्यू पॉइंट है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। ताकि जिस तरीके अगर इंटरनेशनल बन जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए वो उसको हैंडल भी करते हैं। जो भी मुलाकातें हुई है फॉरेन से, अभी भी आज न्यूज में आ रही है शायद मीटिंग हो सकती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी के दरमियान हो सकती है, क्योंकि एससीओ की मीटिंग होने वाली है जहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहा है। एक ये है, इसलिए जो प्रॉब्लम एक तरफ इकोनॉमिक इश्यूज है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इश्यूज है, दोनों को हमें डिफरेंट अंदाज से देखना चाहिए। दोनों को हमारा जो है, चूंकि इस वक्त आलमी इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ा है, यूरोपियन कंट्रीज की हालत खराब, अमेरिका की हालत खराब है। आज भी उन्होंने वहां पर जो है इन्फ्लेशन 40 साल में पहली बार इतनी हाई हो गई है। वहां भी बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को, यूरोप की तबाही हो गई है। और कल ही एक रिपोर्ट जो आया है कि बेसिकली यूक्रेन वार अब इट इज अ वार बिटवीन यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया। ये अब यूक्रेन का वार नहीं रहा। जी, जी, जी। मैं अभी इनडायरेक्ट अभी यूक्रेन वार के बारे में अभी थोड़ा-सा आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो अभी समझने की है वो ये कि भारत में यूपीए की सरकार के दौरान जो अमेरिका और इंडिया रिलेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसे ताल्लुकात रहे हैं। हमें हाइड एक्ट याद है जब न्यूक्लियर सिविल सप्लाईज़ वाली बात हमारी इंडिया और ईरान के बीच में माफ़ कीजिएगा, इंडिया और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद जॉर्ज बुश और जिस सरकार में फॉरेन मिनिस्टर थी कोंडोलीजा राइस, उस जमाने में इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया आईपीआई गैस लाइन जिसे कहा जाता था, उसमें हमने अमेरिका के दबाव में आकर के उस गैस पाइपलाइन से विड्रॉ किया। अब बीजेपी वाली सरकार में, एनडीए वाली सरकार में भी अमेरिका के दबाव में हमने ईरान से तेल लेना बंद किया। तो क्या उस वाले दौर से भारत निकल चुका है? क्या फॉरेन पॉलिसी अब किस तरफ जा रही है? चूंकि कुछ लोगों का अंदाज है कि भारत जो है वो अब थोड़ा-सा असर्टिव हो रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, हमें ये मुझे शायद इसके बारे में, ये जो इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन है, अंडर वाटर गैस पाइपलाइन, इसके बारे में शायद थोड़ा, क्योंकि मैंने कई बार कवर किया। ये इसमें हमेशा, जैसे आप देखते हैं, अमेरिका ने हमेशा इसकी ऑब्जेक्शन की है। इसमें जब मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इसने इसको विगरसली परस्यू करने की कोशिश की, लेकिन इसके नतीजे में मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौरान ही इसको साइड लाइन करके दूसरी मिनिस्ट्री दी गई। इस पर चूंकि बहुत दबाव था अमेरिका का। तो दूसरी बात, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसके आ गया था, उसमें ये कह रहे थे, उसमें वाटर वो शेल
है कहीं अंडर सी शेल है जिसमें ये वाटर लाइन को हाई प्रेशर की वजह से, उसमें एक टेक्निकल रिपोर्ट ये भी आया ये इतनी फीजिबल नहीं रहेगी। अब उसमें ये है बेसिकली मनमोहन सिंह की हुकूमत ने ही इस प्रोजेक्ट को अबंडन किया और उसके बाद कोई परस्यू भी नहीं किया गया। लेकिन साथ ही साथ उसके बावजूद उन्होंने एक पैरेलल जो है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात की, जिसमें इंडिया ने बहुत हद तक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी ईरान को, और आज वो रियलिटी बन गया है। उस पर भी ये नहीं है कि उस पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव नहीं था, उस पर भी दबाव था, लेकिन वो अब एक हकीकत बन गई है। इसको इग्नोर किया और प्रेशर को विथस्टैंड किया, चूंकि इंडिया को ये भी देखना है कि एक तो नेबरिंग कंट्री है, बहुत क्लोज रहा है, सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ईरान का बहुत रहा है। दूसरी बात, उनको ये भी देखना है कि सेंट्रल एशिया में, चाहे उसमें अफगानिस्तान आ जाए, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या दूसरे जो कंट्रीज है, उनके लिए इंडिया के लिए वो सबसे बड़ी तिजारती मंडी और खिता है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, अगर वो उसको इग्नोर करेंगे तो वहां पाकिस्तान को, तो इसलिए वो ये चीजों को समझ लेते हैं कि यहाँ पर उनको अपने इंटरेस्ट देखना, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देखता है, किस तरीके से वो रहे। इसीलिए कुछ दबाव के बावजूद अगर उन्होंने पाइपलाइन खत्म की, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने क्या किया, मसलन अभी ये इस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, क्या ये कॉरिडोर नहीं है इस वक्त जो है, जो यूएस सैंक्शंस है उसके यानी कि खिलाफ ही हो रहा है, और इंडिया को किसी हद तक वेवर भी मिला है कि यानी कि चूंकि उनको पता है अगर वो डॉलर में वो करेंगे ट्रांजैक्शन, देन फॉरेन बैंक्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जो ईरान के साथ भी आया है। ईरान के साथ जो 12% पहले था ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स थे, फिर ये घट के 8% आया, उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की तरफ से इतनी नहीं थी जितने जो फॉरेन बैंक्स है, इसमें जर्मन के कुछ बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, उनको जब सैंक्शंस लगाए गए तो इनके लिए बहुत मुश्किलात हुए, ईरान के लिए भी वो पैसा निकालना वहां से। हालांकि फिर एक बार्टर सिस्टम का एग्रीमेंट चला जिसमें ये तय पाया गया कि जो गुड्स ही ज्यादा एक्सचेंज किए जाएंगे, ताकि इससे जो है जो पेमेंट थी ऑयल ड्यूज की उसको पे भी किया जाए, पेमेंट जो थी इसको पे किया जाए। लेकिन इसमें ऑप्शन इंडिया ने ये भी रखा है, वो जो उसके जो चाहे रशिया का मसला है, आप देखिए रशिया के मसले पर, रशिया 75 साल से उनके पास किनके रिलेशंस थे इंडिया के साथ। 71 में उन्होंने जो ट्रीटी की थी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके अलावा मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन था इंडिया के लिए। लेकिन ये भी हकीकत है 90s ऑनवर्ड से इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा, और रिलेशन अब चाहे आप देखिए कि इकोनॉमिक रिलेशंस अमेरिका के साथ वो 100 बिलियन से भी ऊपर है, और वेस्टर्न कंट्रीज के अब मिलिट्री इक्विपमेंट में चाहे इजराइल है, अमेरिका है, फ्रांस है, मेजर एक्सपोर्टर्स बन गए हैं वो इंडिया के लिए। लेकिन साथ ही साथ वो रशिया के साथ भी जो है डिफेंस जो एग्रीमेंट्स है, उसमें मिसाइल जो 400 जो है बड़ा, जिस पर वो इशू भी बवाल भी पैदा हुआ, वो भी वो तैयार रखते हैं। लेकिन एक शिफ्ट आया, ऐसी बात नहीं कि वो रहे, वो रशिया को भी अंदाजा है कि जो दोस्ती पहले थी उसमें एक शिफ्ट, चूंकि दूसरे इश्यूज आ गए हैं उसमें, अब चाइना का इशू आया, बॉर्डर इश्यूज आए हैं, ट्रेड बिजनेस जो है, सबसे आजकल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ही चल रही है दुनिया में ज्यादा। इन सबों को मिला के एक बैलेंस्ड एक्ट प्ले करने की कोशिश की जा रही है, और किसी हद तक अभी इंडिया इसमें कामयाब रहा। अच्छा शेख साहब, तकरीबन 6 महीने हो गए यूक्रेन जंग को शुरू हुए,
और एक वक्त था शुरू शुरू में जब रूस राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा था, फिर वहां से उसने तकरीबन विड्रॉ किया और फोकस किया डोनबास इलाके में। अब फिर से बियॉन्ड डोनबास की बात की जा रही है और कई और शहरों पर भी हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। और एक एक बड़ी दिलचस्प खबर आई कि जो रूस के कब्जे में इलाके हैं वहां अब यूक्रेन पुलों को तोड़ रहा है, हमले कर रहा है, यानी अपने ही मुल्क को एक तरह से तबाह भी कर रहा है। अब जंग को आप किस जगह महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ है, कहां तक पहुंचेगी बात? रूस क्या क्या वहां पर लेना चाहता है? देखिए, रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है लारोव, वो हाल ही में अफ्रीका में गए थे, युगांडा में भी थे। उन्होंने वहां पर क्लियरली कहा कि हम ज़ेलेंस्की को रिमूव करना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, अब ये बात तय हुई है, जैसे आपने कहा है, जो ये एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां पर अभी रिसेंटली हमने भी सुना वहां पर अब यूक्रेन वाले रॉकेट दागते हैं, वो वर्चुअली इसका मतलब है इन्होंने इन इलाकों को सीड किया, वो छोड़ दिया है, वो अब उनको पता है इस पर वो कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन वार अभी खत्म नहीं होगा, चूंकि बार बार ये देखिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के कंधे पर ये वार खेल रहे हैं। खासकर इसमें ज़ेलेंस्की का जो रोल जो है, वो भी चाहते, वो कहता है मैं वार नहीं खत्म, उसको वो भी रिजिडिटी दिखाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस जंग की वजह से इसकी कंट्री को यानी कि ईंट से ईंट बजाई गई, तबाह बर्बाद हो गया। 10 मिलियन उसके जो अपने ही कंट्री के लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में रिफ्यूजी बन गए। बजाय यहाँ कोई वो मुस्बत पॉजिटिव प्रपोजल पेश करता, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी एटलीस्ट सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं बात होती, जंग बंद करने की, ताकि उसमें एक टाइम मिलता कोई प्रपोजल लेकर। अब बार बार ये जो यूएस और दूसरे कंट्रीज है, इनको सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एम्यूनिशन करते हैं और वो दागते हैं, जिस पर वो जो रशियन जो है, रशियंस को भी नुकसान होता है। तो वो इस रिटेलिएशन में वो बार बार कहते हैं हम तब तक आप नहीं बैठेंगे जब तक इसको ये, और उनके लिए अब ये टेस्ट पूरा हो गया कि हम कर सकते हैं ये। हालांकि उनको माली जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन वो इस पोजीशन में है, वो कहते हैं हमारे लिए अब ये बन गया कि हम किस हद तक जा सकते हैं। जो उनको पिछले 30 साल में वो लग रहा था एक हम नहीं रहे हैं, नाउ दे कन्फ्रंट वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनमें ये। और दूसरी बात, सैंक्शंस का भी इतना इम्पैक्ट नहीं रहा। अभी कल ही रशिया ने कहा कि वो और गैस कम करेगा, अब रशिया कहता है, अब वो नहीं कहते। ये आप देखिए कि गेम चेंज कैसे होती है। जिस मुल्क पर सैंक्शन है वही कहता है मैंने अब दूंगा 10% और गैस में कम करूंगा। तो उनके आप शुरू से एक बात कहते रहे हैं कि इस जंग को शुरू भी पुतिन ने किया और खत्म भी पुतिन करेंगे। अभी अब आपको क्या लगता है वेस्टर्न वही, मुल्कों का भी बड़ा नुकसान हो? उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आप चाहे ये एक हिस्सा जो है इसका जो भी जहां पर रशियन पॉपुलेशन के लोग रहते हैं वो लेगा, चाहे ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना चाहे, वो जो कहते हैं ना नाउमन तेल जला ना राधा नाची, ना नेटो का मेंबर बन गया, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, यूक्रेन की तबाही और बर्बादी हुई है। और यही इनको, अगर यही चीज उनको करता तो इसके बड़ा इशू क्या बनाना था उस वक्त यूक्रेन ने, हम बनाएंगे इसको, कौन सा आफत आता। अब नॉन नेटो मेंबर होते हुए भी इसको जो आर्म्स एम्यूनिशन और सप्लाईज दिए हैं यूरोप ने, ब्रिटेन ने, यूएस ने, वो उससे भी ज्यादा था। लेकिन ये जो है इसमें जो है इनको पता चला है कि वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो है इम्पैक्ट इन्होंने अभी देखा इस छोटे जंग का, जो अब यूरोपियन जंग बन गया, सारे यूरोप को उसने अपने लपेट में ले लिया है। अब इन्होंने इसका देखा, अगर बड़ी लेवल पर वार जिसमें और भी बड़े प्लेयर, चाहे हो सकता है चाइना या कुछ दूसरे और प्लेयर आ जाएंगे, तो ये तबाहकुन साबित हो जाएगा।
ये अच्छा अब शेख साहब एक चीज माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक करके एक सवाल कर रहा हूँ। हमने आपने अब तक अभी रिसेंट हिस्ट्री में दो बड़ी जंगें देखी हैं जिसमें अमेरिका ने प्रोवोक किया, जंग शुरू हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो इराक की तरफ से, सद्दाम हुसैन की तरफ से जो जंग शुरू कराई गई ईरान के खिलाफ, वो 8 साल जंग चली। और अब ये यूक्रेन वाली जंग, इसमें भी उन्होंने प्रोवोक किया और हालात ऐसे बनाए। तो क्या ये वही कारोबार है, हथियार बेचने वाला, या इससे कुछ और ज्यादा कुछ है? देखिए, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ये भी है, जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जो हम कहते हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी के बारे में। इसमें हमेशा ये कहा गया कि एक जीविश लॉबी है, दूसरा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो है, इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स, उनका बड़ा रोल रहता है, यूएस इलेक्शन में रहता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए एक माइंडसेट, जब ये जो कहता है व्हेन देयर इज नो एनिमी यू क्रिएट वन। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 90s में, तो आपने खामखा पहले अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर कहीं कहीं लीबिया में, ये एक आदत सी बन गई थी इनकी, हेजेमनिस्ट अप्रोच जो था, माइंडसेट जो था, इसको खत्म करने की जरूरत है। और मुझे लगता है अब इनमें किसी हद तक ये समझ में आया है कि ये चीजें काम नहीं कर रही है। इसमें अगर आप देखेंगे, ट्रंप किसी हद तक प्रैक्टिकल भी था। उसने पहले कहा हम क्यों जाएंगे नाटो में, हमने इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों करेंगे, इराक में क्यों रहेंगे, या हम 10,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, क्यों अफगानिस्तान में। उसका एक, हालांकि उसका बिजनेसमैन जैसा अप्रोच था, वो पॉलिटिशियन जैसा अप्रोच नहीं था, लेकिन उसका ये क्लियर थे, हम खामखा दूसरे के मामलों में दाखिल करके और फिर फंस जाते हैं और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। अब यही अफगानिस्तान का देखिए, 120 बिलियन डॉलर इन्होंने खर्च किया, न सनम मिला न विसाल यार। और वहां फिर भी जब लड़ाई शुरू की तो उस वक्त भी अपोजिशन की गवर्नमेंट की, जब छोड़ दिया तो उस वक्त भी उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वही है। वही हाल इराक में किया। इराक में क्या किया, इराक को इसकी तबाही की जो एक यूनिफाइड यूनिट है, अब 3 यूनिटों में बढ़ गया तकरीबन। और इसके बाद सीरिया में किया, 5 8 6 साल रहे। एडवेंचरिज्म जो है, इसकी बात करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर आप चैंपियंस, आप डेमोक्रेसी है, तो आपको अमन कायम करने के लिए हमेशा पेश पेश रहना चाहिए, न कि ये जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म जो है, इसका नुकसान एक तो कंट्री को तो होता ही है, दूसरा लोग डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी शुरू हुए। अब देखिए, जंग यूक्रेन में लड़ा जा रहा है, अफ्रीका सारा सफर कर रहा है, बिकॉज उनके पास अब गुंदम नहीं है, उनके पास जो दूसरे एसेंशियल कमोडिटी जो वहां से सप्लाई हो रहे थे, वो सारे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। किसी को समझ में ही नहीं आता उनके मसाइल को कैसे हल करेंगे। ये जी एक ये एक शेख बड़ा साहब, जी जी जी, आपने जो बताया माइंडसेट की बात, ये वाकई बहुत ही अहम है। माइंडसेट बदलने की जरूरत है। वो कौन बदलेगा, कितना बदलेगा, ये नहीं जानते। मुझे याद आ रहा है वाकया 1998 में, जब मैं अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक प्रोग्राम में मैं गया था। उस जमाने में अमेरिकन ये बात कह रहे थे कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद अब वो इंटरनेशनल टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म जिसे कहते थे, वो हमारा दुश्मन है। फिर उनके बाद ये कहा जाता था कि चूंकि उसके बॉर्डर नहीं है, इसलिए अब हमारा नेक्स्ट दुश्मन जो है वो चाइना है। तो मैंने कई बार सवाल भी किया कि देखिए, आप यहाँ वॉशिंगटन में बैठ करके किसी को भी दुश्मन तय कर लें बगैर उसकी किसी गलती के, तो ये तो जुल्म है। तो ये बात हमेशा उनके यहाँ रही है कि वो अपने आप किसी को भी दुश्मन। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। अभी जो फॉर्मर एनएसए है बोल्टन, उसने हाल ही में इंकिशाफ किया, ये जो उसके 5 साल पहले की बात वो कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे थे, कहीं शायद वेनेजुएला की बात की है, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, कि हम वहां पर टॉपल गवर्नमेंट कर रहे हैं। ये सीआईए ने किया था, कई कंट्रीज में हम टॉपल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ये 2018-19 की बात वो कर रहा है, जी जी जी। जॉन बोल्टन।
जो था NSA। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कई मुल्कों के नाम लिए उन्होंने। ये 20 साल पहले की बात नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अपनी ही रिजीम चेंज कर रहे हैं एट योर ओन विल, तो नेचुरली हालात जो है वो नहीं रहे, दुनिया बदल गई है। दुनिया को समझने की ज़रूरत है, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इफ यू वांट टू बी अ लीडर, यू हैव टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, जिनको इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ना कि उनको हेजेमनिस्ट अप्रोच नहीं चल रहा है, हमेशा नहीं चल रहा है। आप देखिए, अब छोटी छोटी कंट्रीज जो है कन्फ्रंट करने लगते हैं, ये अच्छा नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए जो लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जिससे अमन कायम रहेगा, वर्ल्ड पीस कायम रहेगा। अगर हम इन्हीं जंगों में फंसे रहे तो क्या बनेगा इस दुनिया जी, का। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, ख़ास तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि जंग यूक्रेन में हो रही है, अफ्रीका के मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं और जिन लोगों ने जंग शुरू की वो आराम से वाशिंगटन या दूसरी राजधानियों में बैठे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ यूरोप की जो तबाही हुई है, उसमें भी यूरोप से भी कोई हमदर्दी नहीं है अमेरिका को। अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि शायद वो सिर्फ़ खुद जीना चाहता है, बाकी सब मुल्कों को अपने पैरों तले रौंदना चाहता है। ये और छोटे-छोटे मुल्क अब रेज़िस्ट करने शुरू किए हैं, ये एक बड़ी तब्दीली है। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर थैंक साहब, यू। आपने कई चीज़ों पर, ख़ास तौर पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर, रूस, ईरान और इंडिया के बीच में कारोबार के नए रास्ते पर काफ़ी अहम मालूमात दी और दूसरे यूक्रेन जंग के बारे में भी। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के थैंक यू। साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।